गुजरात के वज्राला की दौड़ में जिनके नाम चल रहे थे वो पीछे रह गए और भूपेंद्र पटेल आगे निकल आए। बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात के नए सीएम का ऐलान कर दिया। आज दोपहर 2:30 बजे अपने ओहदे का हलफ लेंगे। नए वजीर आला के हलफ उठाने के 2 दिन बाद काबीना के वुज़रा भी हलफ उठाएंगे। भूपेंद्र पटेल की हलफबरदारी तकरीब में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह शिरकत करेंगे। जराये के हवाले से बताया गया है कि शाह के अलावा गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी भूपेंद्र पटेल की तकरीब में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि 182 रुकने असेंबली में बीजेपी के 112 एमएलए में से ज्यादातर मीटिंग में मौजूद थे। एक वक्त के एमएलए भूपेंद्र पटेल का नाम उन नामों में कहीं नहीं था जिनके बारे में सियासी हलकों में वज़राला के लिए कयास आराइयां की जा रही थी। देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ। आप सबको मैं थोड़ा, लोग बोलते हैं कि मैं मीडिया फ्रेंडली हूँ, तो इसका मतलब नहीं है कि मेरे अकेले पर आप सब पूछ लो। दूसरे के लिए भी थोड़ा स्थान जगह रखो। बड़े नेता है, बड़े लोग हैं, बड़े पदाधिकारी है, उनसे भी थोड़ी जानकारी लो और आने वाले समय का इंतजार करो। सब अच्छा होगा। और पार्टी ने मुझे इतना काफी दिया है कि इसकी मैं वर्णन नहीं कर सकता। यानी कोई दर्द नहीं होता है। हमने भी कई लोगों को एमएलए की टिकट नहीं दी है, एमपी की टिकट नहीं दी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेशन की टिकट नहीं दी है। हमने भी ये सब निर्णय किए, तो निर्णय तो करना ही पड़ता है। सबको सब दे दो ऐसा तो कोई भी जगह नहीं हो सकता। और पार्टी को जो ठीक लगा आने वाले समय के लिए, अभी के समय के लिए, इस प्रकार का हमारे नेतृत्व ने निर्णय किया है सर एकदम। और वो निर्णय जो है वो स्वीकार करना, वो एक कार्यकर के तौर पर मैं इतना पुराना कार्य करूं, हजारों लोगों को मैं सिखा दिया है, मैं ऐसा कर सकता हूं, तो मेरे तो पालन करने की मेरी जिम्मेदारी है, तो वो पालन मैं करता रहूंगा। उत्तराखंड, आसाम, कर्नाटक। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह गए, तीरथ सिंह आए, तीरथ सिंह गए, धामी आए। कर्नाटक में येदियुरप्पा गए, जिनको बोला गया ये भ्रष्टाचारी है, नहीं आए बोम्मई जी। यहाँ पर असम में सोनवाल जी गए, शर्मा जी आए। और अब गुजरात में रूपानी जी गए, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल जी आए। क्यों हटाया गया इन्हें हटाने का क्या कारण था? इनका हटाने का कारण था कि यह लोग अयोग्य थे। ये लोगों ने इनके कारण कोरोना की पहली और दूसरी वेव में लोगों की जान गई। अहमदाबाद हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी करी थी गुजरात सरकार कि ये गुजरात सरकार टाइटैनिक की सिंकिंग शिप की तरह है। जब लोगों को वहां पे अहमदाबाद में कोरोना की पहली वेव के दौरान बिस्तर नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, किसकी जिम्मेवारी थी वो सब देने की? केंद्र सरकार की। तो हटना किसको चाहिए था? माननीय प्रधानमंत्री को चेंज करने की जरूरत थी, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री बदलने की जरूरत थी। फिर आप ये बदल के आप क्या जताना चाह रहे हो? आपने एक जो म्यूजिकल चेयर जिसको हम कहते हैं वो चालू कर रखी है। अभी तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जैसे उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह गए, तीरथ सिंह आए थे 1.25 साल पहले, फिर भी 6 महीने पहले धामी आए, तो अभी इनके धामी आना बाकी है गुजरात में। गुजरात के नए धामी कौन होंगे वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये सब लोगों के पास कोई गवर्नेंस का मॉडल नहीं है। इनका एक ही मॉडल है, बांटो, डाइवर्ट करो, मुद्दों को डिस्टॉर्ट करो, मुद्दों को डिवाइड करो, लोगों को डिवाइड करो और राज करो। पर पिछले 7 साल में भारत की जनता ने इनके मॉडल को देख लिया, अब इनके बहकावे में नहीं आने वाले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने वायदों को पूरा करने में फेल हो गई है, इसलिए अब बार बार इधर से उधर नेतृत्व बदलने से काम चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकारें अब नेतृत्व बदल रही हैं। नेतृत्व बदलने का मतलब ये तो है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा शासन और विकास देने में असफल रही है, इसलिए नेतृत्व को बदला जा रहा है। उनका स्वास्थ्य अच्छा है, सब कुछ अच्छा है रूपानी जी का, और उसके बावजूद बदला जा रहा है। तो ये सरकार विफल है, केंद्र में भी और प्रांतों में भी। और नेतृत्व बदलने से जनता का विश्वास नहीं मिलेगा। विश्वास हट चुका है भाजपा सरकारों से।
भूपेंद्र पटेल की हरफ-बर्दारी से पहले नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। भूपेंद्र जी का आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, किस तरह की पूरी सिस्टम रही और खास करके कोई नाराजगी थी क्या? नहीं, मैं समझता हूँ कि कुल मिला के मीडिया के सामने ही मैंने पूछा, कोई अन्य नाम और सदन में प्रस्तावित करने वाला है क्या? सबने मिलकर भूपेंद्र रजनीकांत पटेल के नाम का ही समर्थन किया। वो सर्वसम्मति से और निर्विरोध रूप से विधानमंडल दल के नेता चयनित हुए हैं। आज मुख्यमंत्री के रूप में उनकी शपथ होगी। मेरी उनको बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो काम को आगे बढ़ाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे और गुजरात में आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी और अधिक सीटें लेकर विजय प्राप्त करेगी। खास करके सर 2022 का चुनाव देख के पाटीदार को पसंद किया गया है, क्या मजबूरी थी पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी संकीर्णता के आधार पर राजनीति नहीं करती। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस सिद्धांत के आधार पर राजनीति करते हैं और सारा देश इस बात का साक्षी है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को संकीर्णताओं से निकालकर विकास के पथ पर लाकर खड़ा कर दिया है और विकास के आधार पर भाजपा गुजरात में चुनाव लड़ेगी और हम पहले से अधिक सीटें लेकर चुनाव जीतेंगे। सर खास करके कोर ग्रुप की जो बैठक थी उसमें नितिन पटेल जी ने कोई नाराजगी दर्शाई थी क्या? नहीं, कोर ग्रुप की बैठक हुई, उसमें भी सबने के साथ अच्छी से बात हुई। बाकी अलग अलग भी सब लोगों से बात हुई और विधायक दल की जब बैठक हुई तो सभी लोगों ने एक मत से विजय भाई रूपानी जी के प्रस्ताव को स्वीकार किया और भूपेंद्र पटेल जी को चयनित किया। खास करके 2022 में किस तरह से पार्टी देख रही है, कितनी सीटें आएगी, किस तरह से पूरा रोड मैप होगा? मुझे लगता है कि गुजरात सौभाग्यशाली है। नरेंद्र मोदी जी भी यहीं से हैं, अमित शाह जी भी यहीं से हैं, भूपेंद्र पटेल जी हैं, हमारा स्थानीय राज्य का नेतृत्व है। सब मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और पहले से अधिक सीटें प्राप्त करके सरकार बनाएंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बेंगलुरु में कांग्रेस ने एहतजाज दर्ज कराया। सिद्धरामैया की क़यादत में बैलगाड़ी के जरिए विधानसभा तक मार्च हुआ। वाज़ेह हो कि आज असेंबली के मॉनसून इजलास में महंगाई पर हुकूमत को घेर सकती है कांग्रेस। आपको बता दें कि जात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी और रिजर्वेशन के बीच आज से कर्नाटक असेंबली का 10 रोजा मॉनसून इजलास शुरू होने जा रहा है। आज से 24 सितंबर तक असेंबली सेशन चलेगा। बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे रऊफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, आज से मॉनसून का इजलास होने जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस जो है सरकार को घेर सकती है कई मुद्दों को लेकर। जी देखिए, अभी यहाँ पर जो है कांग्रेस की बैलगाड़ी एहतजाजी रैली शुरू हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि केपीसीसी प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार और अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया इस रैली में शरीक हुए हैं। बैलगाड़ी के जरिए अपने अपने घरों से निकले हुए हैं और असेंबली में दाखिल होंगे। असेंबली के इहाते में अपनी बैलगाड़ी के जरिए दाखिल होंगे, यानी कि अवाम की तवज्जो और हुकूमत की तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें आसमान छू रही हैं, उसके खिलाफ आज कांग्रेस ने पहले दिन असेंबली इजलास के पहले दिन अपना एहतजाज दर्ज करने के लिए एक मुनफरिद तरीका यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बैलगाड़ी के जरिए सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार असेंबली में दाखिल होंगे। और जो कीमतें यहाँ पर बेंगलोर में इस वक्त जो है 100 रुपए से जायद कीमत पेट्रोल की हुई है, तो इसके खिलाफ एक पुरजोर एहतजाज कांग्रेस की जानिब से देखने को मिल रहा है। साथ ही दूसरी जानिब, एक जानिब पेट्रोल और डीजल का एहतजाज आज हो रहा है, तो दूसरी जानिब कुछ ही देर में किसानों की एहतजाजी रैली शुरू होने वाली है, जो बेंगलोर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन से शुरू होकर फ्रीडम पार्क तक पहुंचेगी। किसान जो ज़रूरी कवानीन के में तरमीम के खिलाफ जो एहतजाज कर रहे हैं, जो दिल्ली से लेकर यानी कि मुल्क भर में जो एहतजाज जारी है, उसी का एक हिस्सा बेंगलोर में आज किसान भी एहतजाज करेंगे। तो इस लिहाज से जो असेंबली का इजलास शुरू हुआ है वो हंगामा खेज होने वाला है। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को घेरने का, बीजेपी हुकूमत को घेरने का पूरी तरह से मंसूबा बनाया है। एक जानिब वजीर आला
बसवराज बोमई के लिए ये एक इम्तिहान है, क्योंकि ये पहला इजलास है जो उनके वजीर आला बनने के बाद जिसका वो सामना करने जा रहे हैं। बिल्कुल। रऊफ, ये बताएं कि सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है बैलगाड़ी के जरिए असेंबली में दाखिल होने की कोशिश में है। सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं, क्योंकि असेंबली का इजलास है और इस पूरे इलाके में पुलिस अहलकार जगह जगह तैनात किए गए हैं, ट्रैफिक पुलिस, ताकि ट्रैफिक जाम न हो, इसके लिए जो है कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक का मसला पैदा हुआ है, कई जगहों पर जो है रुकावटें भी पैदा हुई है। लेकिन जो एहतजाजी रैली है उसके यानी कि पुलिस की ये कोशिश है कि ट्रैफिक के लिए मुश्किलात पैदा न हो, इसलिए सड़क के एक जानिब इन्होंने मंसूबा बनाया कि सड़क के एक जानिब जो है एहतजाजी रैली निकलेगी, जो चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो अपोजिशन जमातों की हो। जी बिल्कुल रऊफ, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु असेंबली में नीट मुखालिफ करारदाद होगी पेश। AIADM के भी हुकूमत के साथ ओपोजिशन ने करारदाद की हिमायत का ऐलान किया है। वज़ीर आला स्टैलिन ने की थी ओपोजिशन से हिमायत की अपील। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु असेंबली में नीट मुखालिफ करारदाद पेश होगी। AIADM के भी हुकूमत के साथ ओपोजिशन ने करारदाद की हिमायत का ऐलान किया है। वज़ीर आला स्टालिन ने ओपोजिशन से हिमायत की अपील की थी। नीट PG 2021 के हवाले से आपको हम खबर बता रहे हैं, तमिलनाडु असेंबली में नीट मुखालिफ करारदाद पेश होगी। AIADM के भी हुकूमत के साथ ओपोजिशन ने करारदाद की हिमायत का ऐलान किया है। आपको बता दें कि वज़ीर आला स्टालिन ने ओपोजिशन से हिमायत की अपील की थी। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके DNA को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक़ खरीदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो चुकी है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है, तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल कर ले। नंबर है 7977773753। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। यूपी में तरक्की को लेकर सीएम योगी एक्शन मोड में है। आज गोरखपुर में जनता दर्शन के बाद अलीगढ़ और आगरा के दौरे पर रहेंगे। दरअसल 14 सितंबर यानी मंगल को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर का पीएम मोदी संग बुनियाद रखेंगे। पीएम मोदी के दौरे के हवाले से सीएम योगी आज अलीगढ़ में तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही सीएम योगी आगरा में तरक्की के कामों का भी जायजा लेंगे। अलीगढ़ से हमारे नुमाइंदे कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, योगी आदित्यनाथ के दौरे के हवाले से उनका क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात बताएं। जी मुनज़्ज़म, मैं आपको बता दूं कि कल 14 सितंबर को मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अलीगढ़ में दौरा है, जहां वो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद और डिफेंस कॉरिडोर का संग बुनियाद रखेंगे। इसी ताल्लुक से आज वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ आ रहे हैं। तकरीबन 12:30 बजे वो अलीगढ़ आएंगे और उनका जो हेलीकॉप्टर है वो आगरा से अलीगढ़ पहुंचेगा। कहीं ना कहीं वो तैयारियों का जायजा लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि कल एक बड़ा प्रोग्राम है जिसके अंदर वजीर आजम आ रहे हैं और उसकी तैयारियां तकरीबन एक हफ्ते से अलीगढ़ के अंदर चल रही हैं। हम आपको बता दें कि इस प्रोग्राम के जरिए कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश और मुल्क के अंदर जाट वोट इस वक्त हुकूमत से नाराज चल रहा है, उसको भी मुतमईन करने की एक कोशिश है। उन्हीं सब तैयारियों को, क्योंकि 1 से 1.5 लाख लोगों के यहाँ आने की उम्मीद बताई जा रही है, और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए खुद सीएम योगी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य सब लोग लगे हुए हैं, और सभी की ये कोशिश है कि किसी तरह से इस प्रोग्राम को एक तारीखी प्रोग्राम बनाया जाए और राजा महेंद्र प्रताप के नाम से बनने वाली इस यूनिवर्सिटी से एक पैगाम दिया जाए और उस पैगाम के जरिए बड़ी तेजी से लोगों के दिलों में अपनी जगह हमवार की जाए। बिल्कुल कामरान, बेहद शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ते हैं। यूपी में असेंबली इंतखाबात के तहत सरगर्मियां तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने नया पोस्टर जारी किया है जिसमें नौजवानों को साथ लेकर चलने की बात की गई है। हर बूथ पर यूथ, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की तहरीक मानी गई है। समाजवादी पार्टी के कारकुनान इस मुहिम के तहत पूरी रियासत में काम करेंगे। हर बूथ पर कैंप लगाकर वोटर लिस्ट में नए वोटरों और छूटे हुए लोगों के नाम शामिल किए जाएंगे। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम तर पार्टियां ही तैयारियों में जुट चुकी है। सपा का पोस्टर आया है और हर यूथ को जोड़ने की बात हुई है। जी तारिक कमर। हाँ देखिए, ये जो पेशरफ्त है ये जाहिर है कि इलेक्शन के पेश नज़र की जा रही है और तमाम सियासी सरगर्मियां जो हैं वो इतनी तेज हो गई हैं कि अब ये सोचना मुश्किल होता है कि वाकई कौन सी पार्टी ज्यादा काम कर रही है, कौन सी पार्टी कम काम कर रही है। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि बीजेपी ने पहले मीटिंगों का सिलसिला शुरू किया, फिर खुद वजीर आला ने मुख्तलिफ अजला के दौरे किए और जायजा लिया बाकायदा तौर पर। फिर बूथ लेवल पर उन्होंने ये ऐलान किया कि हमारे बूथ लेवल पर कार्यकर्ता जो है काम कर रहे हैं तमाम अरकान। वही पेशरफ्त समाजवादी ने की है। देखिए मैं बता दूं आपको कि जो यूथ ब्रिगेड है समाजवादी पार्टी का, इसने बहुत अहम काम माजी में भी किए हैं और फिल वक्त भी ये है कि इसको एक्टिव कर दिया गया है, फाल बना दिया गया है। और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के नाम से पहले ये लोग काम करते रहे हैं, जिन्होंने पहले एक वो इनकलाबी तौर पर ये काम किया था कि वो लोग जिनके नाम बाकायदा तौर पर किसी साजिश के तहत या तो वोटिंग लिस्ट से बाहर हो गए थे या किसी खामी के तहत बाहर हो गए थे, उनको शामिल कराया उस लिस्ट में। और अब फिर उन्होंने यही कहा है कि एक बड़ा तबका ऐसा है जिसके नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल नहीं हो पाते हैं, या कुछ ऐसे नौजवान होते हैं जिनको अपनी उम्र के हिसाब से शामिल होना चाहिए, वो नहीं हो पाते हैं। तो उस लेवल पर ये काम करेगा ताकि वोटिंग लिस्ट सही हो सके। उसके बाद बेदारी मुहिम के लिए ये काम करेगा कि समाजवादी पार्टी के इख्तियार में क्या क्या सहूलियात फराहम की गई थी, क्या बेहतर था क्या नहीं था, उस लेवल पर भी ये लोग काम करेंगे। साथ ही ये बात भी हम बता दें अपने नाज़रीन को कि देखिए जो पसमानदा तबकात हैं या मतलब पिछड़ा वर्ग है, बिलखुसूस अक़लियती तबके के लोग हैं और दूसरे तमाम पसमानदा लोग हैं, उनके ताल्लुक से भी एक खुसूसी मुहिम समाजवादी पार्टी ने शुरू की है और उसमें बाकायदा तौर पर अपने जिम्मेदार लीडरों को लगा दिया गया है, सौंपे गए ये तमाम काम करने के लिए जिम्मेदारियां। तो उसके पेश नज़र भी समाजवादी पार्टी ने काम शुरू कर दिया है। और अब अखिलेश यादव का कहना यही है कि अब वक्त करीब आ चुका है कि हमारा हर रुकन को बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, हमें हर वोटर तक पहुंचना पड़ेगा, उनको बेदार करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम इख्तियार की राहें हमवार कर पाएंगे। और देखिए बार बार वो इसी बात का इशारा दे रहे हैं, यही कह रहे हैं कि अब कैसे हमें इख्तियार में वापस आना है। हालांकि ये तमाम दावे दूसरी सब पार्टियों की जानिब से भी किए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना यही है कौन सी पार्टी सब तक ले जाती है। मुनज़्ज़ा बिल्कुल तारिक कमर, समाजवादी पार्टी भी पूरे एक्शन मोड में आ चुकी है। बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के जामनगर में सुबह से ही बारिश हो रही है। रंजीत सागर बांध से पानी छोड़ा गया, बांध के करीब गांव को अलर्ट किया गया है। आलियाबाड़ा गांव में 25 से ज्यादा लोग फंसे हैं। तो गुजरात से आपको यह अहम खबर बता रहे हैं, जामनगर में सुबह से हो रही बारिश, रंजीत सागर बांध से पानी छोड़ा गया है, बांध के करीब गांव को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं आलियाबाड़ा गांव में 25 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी इंसानों का हक है।